रास्ता। एक गांव में एक युवा यूपीएससी एस्पिरेंट राजीव अपने शिक्षक अंकल श्याम से अक्सर देश की जटिल नीतियों के बारे में सीखने आता था। अंकल श्याम यानी चाचा थे श्याम और टीचर था राजीव। एक दिन स्टूडेंट यानी आप यानी यूपीएससी के एस्पिरेंट यानी राजीव ने पूछा, अंकल ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? अब देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग यही समझा दे रहा हूं। और क्यों इसे लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ? ये गजल है ना कि हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी तो पीली है, ऐसा एक बड़ा अच्छा गजल भी है। तो इसने कहा, अंकल ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और क्यों इसे लेकर इतना हंगामा है? श्याम अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि टीचर थे, बेटा इसे एक कहानी से समझते, यानी कहानी के अंदर कहानी आ गई है। सोचो ये गांव, यानी अब वो कह रहे हैं कल्पना करो, आप सब भी तुरंत कल्पना करना स्टार्ट करना, आंख बंद करके एकदम से कंसंट्रेशन बना करके प्रोसेस फॉलो करो, यूपीएससी निकल जाएगा। ये मैं प्रोसेसिंग सिखा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन की, याद रखिएगा। सोचो, अब आप लोग सोचिए, ये गांव हमारे देश भारत की तरह है। अब यानी हम इंडिया पे आ रहे हैं, चूंकि मुद्दा इंडिया का है, और गांव का प्रधान हमारे देश का प्रधान है या सरकार है। अब प्रधान यानी सरकार ने सोचा कि गांव को बाहरी तेल यानी भारत को बाहरी तेल यानी पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी बाहरी तेल पर क्यों निर्भर नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुआ, मिडिल ईस्ट में युद्ध हो गया, या ओपेक प्लस देशों ने क्या किया, कार्टेल बना करके उत्पादन सीमित कर दिया। दोनों ही परिस्थिति में तेल की कीमतें बढ़ जाती, चूंकि भारत अपनी पेट्रोल आवश्यकता का 83% बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या समस्या आती है कि हमारे यहां पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाता है। और अगर चीजें महंगी होती तो उसका इंपैक्ट सब पर पड़ता है, हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पड़ता। उसकी थाली में 5 रोटी की बजाय 2 रोटी रह जाती है, या जो है होता है। तो अब अंकल श्याम ने राजीव को समझाते हुए कहा कि प्रधान यानी सरकार ने सोचा कि गांव को बाहरी तेल यानी पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी खेती से एक नया ईंधन बनाना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर से, जिसे कहते हैं एथेनॉल। राजीव ने उत्साहित होकर, यानी आपने यूपीएससी के एस्पिरेंट ने उत्साहित होकर के पूछा, और कैसे बनाया एथेनॉल, यानी एथेनॉल कैसे बना? प्रधान ने गन्ना, चावल और मक्का, प्रधान ने गन्ना, चावल और मक्का जैसे फसलों से एथेनॉल बनाने का फैसला लिया, यानी सरकार ने। अब अंकल बता रहे हैं कि प्रधान ने गन्ना, चावल और मक्का, याद रखिएगा, शुगर केन, मेज और उसके अलावा राइस, इन तीनों से एथेनॉल बनाने का फैसला लिया। अब आप सोचिए कि ये कितने लोगों का भोजन है। श्याम अंकल ने राजीव को यानी आपको समझाया। इसके लिए सरकार ने किसानों को प्रेरित किया कि वे अपने खेतों का कुछ हिस्सा एथेनॉल बनाने के लिए दें। प्रधान यानी सरकार ने हर किसान से वादा किया कि उसकी फसल की अच्छी कीमत दी जाएगी। साथ ही प्रधान ने चीनी मिलों को, यानी सरकार ने चीनी मिलों को कहा कि वे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाएं और सरकार को बेच दें। यह हो गया एथेनॉल का पूरा आपका प्रोग्राम। लेकिन जल्दी ही यह समस्या शुरू हो गई। राजीव ने पूछा, कौन सी समस्या अंकल? अंकल श्याम या सैम ने बताया, जब गन्ने की फसल ज्यादा हुई तब तो सब अच्छा चल रहा था, पर जब एक साल खराब मानसून आया, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, गन्ने की फसल कम हुई और गांव में चीनी की कमी हो गई। प्रधान को चीनी, गांव मतलब ऑब्वियस है देश, प्रधान को यानी सरकार को चीनी के दाम बढ़ते देख चिंता हुई, इसलिए उसने आदेश दिया कि अब गन्ना एथेनॉल के बजाय चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी बनाने वालों को राहत मिली, लेकिन एथेनॉल बनाने वालों ने सोचा क्योंकि उनका पैसा ही डूब गया। ओह, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। राजीव ने सोचा, तो खाद्य सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा के बीच में टकराव हो गया, प्रश्न, कॉन्फ्लिक्ट। श्याम अंकल ने कहा, बिल्कुल राजीव, यानी आप सब बच्चों ने सही पकड़ा। फिर प्रधान ने सोचा, यानी श्याम अंकल ने कहा, फिर प्रधान यानी भारत सरकार ने सोचा कि एथेनॉल के लिए चावल और मक्का का भी उपयोग किया जाए, यानी केवल गन्ना नहीं, चावल और मक्का भी। लेकिन जब चावल का भंडार कम हो गया, बफर स्टॉक, और मक्का की मांग पशु चारे और पोल्ट्री में बढ़ी, तब फिर समस्या आ गई।
चावल के दाम बढ़े तो गरीबों के लिए अनाज जुटाने में मुश्किल हुई। मक्का के कारण पोल्ट्री उद्योग को नुकसान होने लगा और उन्होंने कहा भैया आप बाहर से आयात करो, इंडिया में नहीं है तो बाहर से आयात करो। सरकार के ऊपर दबाव डाला। राजीव ने उत्सुकता से इन सबको सुना और बोला कि तो प्रधान क्या कर सकता था, यानी क्या कर सकता था इस समस्या का सामना ही ना करना पड़े। श्याम अंकल ने सुझाव दिया, यानी सजेशंस आ गए। स्मार्ट नेता को चाहिए कि वह कुछ अस्थायी यानी परमानेंट सॉल्यूशन सोचे। अब वो क्या? उदाहरण के लिए अगर प्रधान गैर खाद्य फसलों से, प्रधान यानी सरकार, गैर खाद्य फसलों से एथेनॉल बनाने का सोचता, जैसे कि कृषि अपशिष्ट जो होता है या जो फसल अपशिष्ट होता है, तो इससे फूड सिक्योरिटी पर दबाव नहीं पड़ता। एक इसके अलावा अगर एथेनॉल का मूल्य बाजार के हिसाब से तय होता तो हर साल नए आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों ही कार्यों से स्थिरता लाने में मदद मिलती। फिर राजीव ने पूछा सरकार की सब्सिडी का क्या होता, क्या सरकार सब्सिडी दे रही? तो सरकार, श्याम अंकल ने बताया कि सरकार फिलहाल गन्ने, चावल और मक्का की समर्थन कीमत पर निर्भर करती है, जिससे एथेनॉल की कीमत भी बढ़ती है। अगर यह मुक्त बाजार में हो, यानी डिमांड और सप्लाई से हो, तो उत्पादन लागत भी घट सकती है। ब्राजील जैसे देशों में किसान बाजार मूल्य पर एथेनॉल बेचते हैं और उपभोक्ता खुद तय करते हैं कि वे एथेनॉल या पेट्रोल किस अनुपात में लेंगे। श्याम अंकल ने समझाया, भारत में भी सरकार एथेनॉल की खरीद के लिए सब्सिडी देती है, जिससे सरकार के वित्तीय संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। अगर यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर हो जाए तो देश के पैसे की बचत हो सकती है। राजीव ने कहानी से बहुत कुछ सीखा। क्या आप सबने सीखा? क्या क्या उसने समझा, यानी राजीव ने, यानी आप सब ने, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे सतर्कता और समझदारी से लागू करने की जरूरत है। सरकार को एक संतुलन बनाना होगा ताकि ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच टकराव ना हो और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। राजीव ने अंत में कहा, समझ गया अंकल, एथेनॉल का रास्ता आसान नहीं है, पर यदि हम सही कदम उठाएं तो हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन